नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने अपने देश के लोगों से एक और युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। खमेनी ने कहा कि अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके लिए षड्यंत्र यूरोप की धरती से रचा जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने 24 अगस्त 2025 को कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देश विशेष रूप से यूरोप में कुछ सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य ईरान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना है, जिसके कारण अब ईरान अमेरिका और इजरायल के साथ एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है। कई रिपोर्टों से भी यह बात सामने आई है कि ईरान अगले युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 नाम से नौसैनिक अभ्यास किया, जिसमें कुराइज मिसाइलों यानी नासिर कादिर का सफल परीक्षण किया गया। साथ ही नई मिसाइलों की तैनाती की भी बात अब सामने आ चुकी है। ईरानी रक्षा मंत्री ने कहा कि अब उनके पास पहले की तुलना में अधिक उन्नत मिसाइलें हैं, जो भविष्य की लड़ाइयों में कारगर साबित होंगी। जुलाई में आरजीसी और ऑर्डिनरी आर्मी के ईरानी मिलिट्री कमांडरों ने साफ कहा है कि वे दुश्मन यानी इजरायल और अमेरिका के खिलाफ फिर से हमले के लिए तैयार हैं। रक्षा मैगजीन फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट कहती है कि ईरान अब अगले संघर्ष के लिए पहले से ही तैयार है और इस बात शुरुआत से ही निर्णायक वार करने की रणनीति बनाकर चला जा रहा है। सवाल है कि क्या अमेरिका और इजरायल जल्द ही ईरान पर हमला करने वाले हैं? क्या ईरान की आशंका बिना वजह है? तो इसका जवाब है, ईरान की आशंका की तमाम जायज वजहें हैं। आपको बता दें कि अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने अपने 12 दिवसीय युद्ध के बाद कहा था कि आगे भी हमला करने के लिए इजरायल तैयार है, और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि पैडल से पैर नहीं हटाएंगे, यानी इजरायल दबाव बनाए रखेगा। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि जून 2025 में अमेरिका ने इजरायल की ओर से 3 महत्वपूर्ण ईरानी परमाणु स्थलों पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें फॉर्डो, इस्फहान, नातांज जैसे ईरानी परमाणु स्थल शामिल थे। इन हमलों से अमेरिका ने ईरान इजरायल युद्ध में अपनी स्थिति और भागीदारी को साफ तौर पे दुनिया के सामने रख दिया। डिफेंस मैगजीन फॉरेन पॉलिसी का अनुमान है कि इजरायल दिसंबर तक या शायद अगस्त के अंत तक भी ईरान पर एक और हमला कर सकता है, जिसके बाद युद्ध शुरू हो जाएगा। आगे कहा गया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध में फिर इजरायल का समर्थन करते हैं तो यह संघर्ष और भी बड़े पैमाने पर हो सकता है। इजरायली थिंक टैंक जेरूसलम सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स का कहना है कि इजरायल की खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि ईरान अभी अपनी क्षमताओं को पुनः बना रहा है और फिलहाल पूर्ण पैमाने पर बड़ा युद्ध करने की हालात में नहीं है। कुछ ऐसा ही आकलन 7 अक्टूबर 2023 को इन्हीं एजेंसियों ने दिया था, जब हमास ने इजरायल में तबाही मचा दी थी। हालांकि ईरान ने स्पष्ट रूप से संकेत दिए हैं कि वह आने वाले संघर्ष की तैयारी में पूरी तरीके से तैयार है। इजरायल ने भी यह संकेत दिया है कि वह फिर से हमला करने को तैयार है, और संभवतः अमेरिकी समर्थन के साथ। लेकिन ये पूरी तरह से तय नहीं है। अभी एक गंभीर तनावपूर्ण हालात हैं, जिसमें आगे की रणनीतिक चालें अभी आकार ले रही हैं। यहाँ अमेरिका की मौजूदा रणनीति को भी समझना होगा कि अमेरिका किस लक्ष्य के लिए क्या कर रहा है और आगे क्या संभावित कदम उठा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में बंकर बस्टर टॉमहॉक का इस्तेमाल हुआ। शुरुआती अमेरिकी आकलन के मुताबिक न्यूक्लियर कार्यक्रम कुछ महीनों पीछे हो गया। इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका।
इसीलिए दोहराए जा सकने वाले रोकथाम स्ट्राइक की विकल्प श्रृंखला को खुला रखा गया है। एसोसिएटेड प्रेस की माने तो अमेरिका का पहला लक्ष्य ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को पीछे ढकेलना और ब्रेकआउट रोकना है। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के फार्दो, नामताज और इस्फहान पर सीधे हमले का मकसद ईरान की परमाणु क्षमताओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से नष्ट करना था। इसे अमेरिकी पक्ष ने युद्ध में सीमित लेकिन निर्णायक दखल की तरीके से पेश किया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना और वायु शक्ति की फॉरवर्ड तैनाती से सिग्नल है कि अगर संघर्ष फिर भड़कता है तो अमेरिकी सैन्य सहारा इजरायल के लिए उपलब्ध रहेगा। यूरोपीय साझेदारों के साथ मिलकर जिनेवा में बातचीत और यूएन स्नैपबैक के विकल्प पर समन्वय इसी ट्रैक का हिस्सा होगा। आपको बता दें कि JCPOA में अमेरिका, यूरोप के E3 देश, चीन, रूस समेत कई बड़े देश शामिल रहे। यूएन स्नैपबैक का मतलब होता है कि 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील किया गया था। इसका मतलब यह है कि अगर ईरान समझौते की शर्तें तोड़ता है तो ज़रूरत से ज़्यादा यूरेनियम संवर्धन तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC से की पहले हटाई गई सभी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां अपने आप दोबारा लागू हो जाएंगी। इसीलिए इसे स्नैपबैक कहते हैं, यानी तुरंत वापस लौट आना। अमेरिका की कोशिश समझौतों और युद्ध के जरिए ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना है। अब सवाल है कि युद्ध कब छिड़ेगा और कौन सी परिस्थितियां इजरायल और ईरान युद्ध के लिए जिम्मेदार होंगे। तो आपको बता दें कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रॉक्सी आर्किटेक्चर है, जिसमें लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, इराक और सीरिया के मिलिशिया, हमास, इस्लामिक जिहाद शामिल है। इससे ईरान सीधे नहीं कई मोर्चों पर एक साथ इजरायल को उलझा सकता है। अगर ईरान और उसके हैती जैसे प्रॉक्सी किसी बड़े हमले की शुरुआत करते हैं या न्यूक्लियर हमले में हालात अचानक बिगड़ते हैं या उत्तरी सीमा यानी लेबनान सीरिया सीमा पर भारी गोलाबारी होती है तो इससे नया युद्ध छिड़ सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह जंग इसी साल गर्मी से लेकर साल के अंत दिसंबर तक कभी भी यह युद्ध शुरू हो सकता है। इजरायल सबसे पहले ईरान और उसके सहयोगियों के कम्युनिकेशन सिस्टम, राडार, एयर डिफेंस और लंबी दूरी के हथियारों पर हमले करेगा। इसके साथ साइबर ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा ताकि दुश्मन का कमांड सिस्टम टूट जाए और आगे के एयर ऑपरेशन सुरक्षित रहें। दूसरे फेज में मिसाइल और ड्रोन बनाने वाले ठिकाने, स्टोरेज, लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही सीरिया, इराक के रास्तों पर मौजूद सप्लाई पॉइंट्स को भी तोड़ा जाएगा। इजरायल इस दौरान उत्तरी सीमा पर हिजबुल्ला की फायरिंग को भी नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। अमेरिका, इजरायल पूरी कोशिश करेंगे कि यह लड़ाई बेहद ही कम समय के लिए हो और जमीनी युद्ध में न बदले। अमेरिका, इजरायल का मकसद होगा कि सीमित हमला करना, दुश्मन को कमजोर करना, लेकिन इतनी ताकत बचा कर रखना कि जरूरत पड़े तो फिर हमला किया जा सके। यही अमेरिका की प्राथमिकता भी है ताकि पूरा क्षेत्र बड़े युद्ध में न फंसे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी और लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ईरान बयान दे रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और अब जो हालात बन रहे हैं उसमें लग रहा है कि ईरान फिर से परमाणु बम बनाने के करीब है। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब, पहला सवाल आपसे कि अगर वास्तव में ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है और यह युद्ध हो जा रहा है तो इस युद्ध का स्वरूप क्या होगा? क्या इसमें परमाणु हथियारों का उपयोग होगा या सीमित युद्ध में अमेरिका और इजरायल आसानी से जीत जाएंगे? जी जय हिंद डॉक्टर प्रतुल जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछले साल 17 जनवरी को
यूनाइटेड किंगडम के रक्षा सचिव ग्रांट स्नैप्स ने बयान दिया कि अगले 5 साल में दुनिया में कई नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे, जिनके पीछे 4 ही देश होंगे, रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया। और उनकी बात बिल्कुल सही और सटीक निकली। जिस तरह से हमने जून के महीने में इजराइल और ईरान का युद्ध देखा और इजराइल और ईरान और अमेरिका की सैनिक झड़प देखी, ये तो शुरुआत। डॉक्टर प्रसून जी, जब से ये 12 दिन का युद्ध हुआ ईरान और इजराइल के बीच, उसके बाद रूस ने और चीन ने ईरान को पूरा आश्वासन दिया है कि वो ईरान की पूर्ण मदद करेंगे कि ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाए। जो अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने एक खुफिया रिपोर्ट सबमिट की जिसमें कहा कि ईरान के जो भी परमाणु फैसिलिटीज है उस पर कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। और ये रिपोर्ट लीक हुई और परसों ही डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने बर्खास्त कर दिया। यानी कि जो अमेरिका के सैनिक लक्ष्य थे ईरान के 3 परमाणु अड्डों को पूरी तरह बर्बाद करना, वो सफल नहीं हुआ। जो ग्रांट स्नैप्स ने पिछले साल का बिल्कुल सही होता जा रहा है, क्योंकि ये चारों देश एक दूसरे के साथ इतनी घनी मित्रता में आ चुके हैं कि ये एक दूसरे की पूर्ण सैनिक मदद कर रहे हैं। एक छोटा एग्जाम्पल है कि उत्तर कोरिया ने पूरी एक ब्रिगेड जो कि तकरीबन 10,000 सैनिक होती है, वो रूस की मदद के लिए भेजी है। सोढ़ी साहब, एक तो चीज और definitely दर्शकों आने के वाले मन में समय भी शंका है कि इसमें अमेरिका का नाम क्यों नहीं शामिल है। देखिए, अमेरिका का नाम इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि ग्रांट स्नैप्स ने जब ये बयान दिया तो उन्होंने बड़ी चतुराई से अमेरिका का नाम निकाल दिया, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम अमेरिका का एक सहयोगी, और पिछले साल तो ट्रंप सत्ता में नहीं थे तो ये यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच में तनाव नहीं था, जैसे अब इस साल जनवरी के बाद हुआ है। तो जानबूझ के ग्रांट स्नैप्स ने नहीं किया। मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब से अमेरिका आजाद हुआ 4 जुलाई 1776, तब से लेकर आज तक अमेरिका ने दुनिया में 204 युद्धों पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा लिया है। अगर अमेरिका युद्ध में हिस्सा ना ले, दुनिया में बहुत शांति होगी, लेकिन अब आने वाला समय शांति का बिल्कुल नहीं है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सोढ़ी साहब कह रहे हैं अगर अमेरिका ना हो तो दुनिया में ज्यादा शांति होगी। मुझे लगता है कि अगर अमेरिका ना हो तो इस्लामिक चरमपंथियों का राज होगा, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण ही सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश आज भी अमेरिका के साथ हैं, या कहा जाए परोक्ष रूप से इजराइल का साथ दे रहे हैं। अगर अब फिर से ईरान पे हमला होता है तो ये मुस्लिम देश कहां तक ईरान के साथ खड़े होंगे या ईरान को मरने के लिए उसके हालात पे छोड़ देंगे? संजू जी। देखिए प्रसून जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, यदि वो नाप की परीक्षण की तरफ आगे बढ़ते हैं या अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस को इस बात का असेसमेंट फिर से होता है कि ईरान फिर से वो न्यूक्लियर वेपन्स को परीक्षण करने की तैयारियों में संलग्न है, तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका और इजराइल जिस तरीके की कार्रवाई उन्होंने अभी हाल के समय में की थी, 3 परमाणु प्रतिष्ठानों को तबाह करने की जो कार्रवाई थी, वो कार्रवाई और भी बड़े तौर पर अमेरिका कर सकता है। और ये जो अमेरिका की जो कार्रवाई का जो एक निर्णय है, वो एक बाईपार्टीजान कंसेंसस है। पहले के भी जो राष्ट्रपति रहे हैं, यदि प्रेसिडेंट ओबामा की बात आप ले लें, जिन्होंने कि 2015 में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको ईरानियन न्यूक्लियर डील के तौर पे जाना जाता है, उसको नेगोशिएट किया था और उसे किया था, वो भी इस बात को कहते रहे कि यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के नजदीक पहुंचेगा तो हम कोई डायरेक्ट एक्शन लेंगे। और उसके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही रुख रहा है, पहले के भी एडमिनिस्ट्रेशन का यही रुख रहा है। तो ये जो इस्लामिक जो रिजीम है ईरान की, वो अमेरिका के राष्ट्रपतियों के लिए 1979 के बाद से लगातार एक चैलेंज रही है। और उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर के तो अमेरिका की जो आशंकाएं हैं, और सबसे बड़ी आशंका इजराइल की रहती है कि यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो फिर ये इजराइल के अस्तित्व की समाप्ति की भी बात की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से जो थ्रेट्स दिए जाते हैं ऑब्लिटरेट करने की, वर्ल्ड मैप से इजराइल को मिटा देने की, यहूदियों को समाप्त कर देने की इत्यादि इत्यादि, उससे इजराइल की आशंकाएं बहुत ही गहरी रहती है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ईरान यदि न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ फिर से बढ़ता है तो उसके ऊपर कोई फिर से बड़ा हमला होगा।
और जो पिछले हमले की जो कई जो कमियां रह गई थी, उसको डोनाल्ड ट्रंप और भी बड़ा हमला करके उसको वो दूर करने की तरफ बढ़ सकते हैं, इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है। और लेकिन ईरान के जो अयातुल्ला खामनाई, जो कि वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उनका भी हाल का जिस तरीके का बयान आया है कि वो उनके जो अमेरिका के साथ जो इश्यूज हैं वो अनरिजॉल्वेबल हैं, वो रिजॉल्व नहीं किए वो जा तो सकते। कह रहे हैं कि हमें बात ही नहीं करना है अमेरिका से या इजराइल से, बात करने का कोई अर्थ नहीं है। हम बात कर रहे हैं ईरान इजराइल के संभावित युद्ध की। आपको बता दें कि द सीक्रेट डीलिंग्स ऑफ इजराइल, ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, लेखक हैं टिट्रा पार्ची। इन्होंने एक बुक लिखी। इस बुक में उन्होंने बताया कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच गुप्त संबंधों का एक बड़ा जाल था। यह बताती है किताब की 1979 की ईरानी क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के बीच गुप्त रूप से अच्छे संबंध थे। यानी जो विवाद भड़का वह कट्टरता के कारण, कट्टर इस्लामिक फॉलोअर्स के कारण, जिसके कारण आतंकवाद भी पनपा। सोढ़ी साहब, इसी तरीके से एक और किताब आई है जिसको भारतीय रिपोर्टर ने लिखा है, विशाल पांडे, जिन्होंने इजराइल वॉर डायरी लिखी। उन्होंने कहा है कि खुफिया एजेंसियां फेल हो गई थी इजराइल की, चूँकि इजराइल की एजेंसियां बताई थी कि हमास अब शांति चाहता है और अपने को आर्थिक तौर पे स्थापित कर रहा है और सैनिक रूप से गाजा में स्थापित कर रहा है, न कि इजराइल पे कोई हमला कर सकता है। और ये भविष्यवाणी या इन लोगों का जो प्रेडिक्शन था इजराइल की खुफिया एजेंसी का, वह खोखला साबित हुआ। अभी भी ईरान छाती ठोक कर कह रहा है कि हमारे पास परमाणु हथियार बनाने के संसाधन हैं, हमारे परमाणु जो हमले हुए थे हमारे ऊपर, उससे परमाणु संयंत्रों को उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना ये लोग दावा कर रहे हैं। ऐसे में परमाणु युद्ध का खतरा तो बड़ा है ही। लेकिन अगर ये युद्ध हो रहा है तो मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इजराइल और बढ़ेगा या ईरान का अस्तित्व भी सैनिक रूप से खत्म हो जाएगा? डॉक्टर प्रसून जी, आज से 103 साल पहले जी 1922 में अमेरिका में किंग क्रेन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी अमेरिकी सरकार को। इस किंग क्रेन कमीशन रिपोर्ट में लिखा था कि यदि मध्य पूर्व में इजराइल एक राष्ट्र के रूप में उभरता है तो मध्य पूर्व कभी शांति नहीं देखेगा। शुरू में अमेरिका इस पक्ष में नहीं था कि इजराइल बनाया जाए, लेकिन काफी बातें हुई और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इजराइल ने अपनी यूनिलैटरल आजादी डिक्लेयर कर दी। उसके बाद हम सारे जानते हैं कि कभी भी आज तक मध्य पूर्व में कभी शांति नहीं आई, अभी भी मध्य पूर्व में शांति नहीं आएगी। अगर इजराइल हमास को हरा भी देता है, कुछ समय के लिए हमें लगेगी शांति, लेकिन शांति नहीं आएगी। इनफैक्ट 1990 में लेफ्टिनेंट जनरल डेनियल शेमरॉन, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री इस्हाक रबिन को कहा था, जब दूसरा इंतिफादा चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो फिलिस्तीन का मुद्दा है ये सैनिक तरीके से कभी हल नहीं होगा, ये राजनीतिक तरीके से ही हल होगा। ऐसी ही बात पिछले साल 24 जून को रियर एडमिरल डेनियल हगारी, जो कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बयान ऐसा दिया जिससे कि बेंजामिन नेतन्याहू भड़क पड़े और उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया। सोढ़ी साहब, उसके भड़कने के पीछे कुछ कारण थे। कारण यह थे कि मिडिल ईस्ट का कोई भी मुस्लिम देश इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। एक बुक है इजराइल वर्सेज ईरान, द न्यूक्लियर शोडाउन, इसके लेखक हैं याकोव काट्ज। इन्होंने यह किताब इजराइल के दृष्टिकोण से लिखा है और उन्होंने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जो खतरा है इजराइल जो महसूस करता है वह केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व पे, अपनी सभ्यता के अस्तित्व पे पूरा बड़ा खतरा महसूस होता है। जब यह अस्तित्व वाला खतरा होता है, जैसा कि संजीव श्रीवास्तव जी आप भी बता रहे थे, तो उसके बाद इजराइल के पास क्या उपाय बचते हैं युद्ध के अलावा? संजीव जी, आज के जमाने में कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमाणु हथियार का मतलब है अपनी भी मौत। तो परमाणु हथियार तो कोई देश इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रूस। 3 साल से ज्यादा हो गए
रूस धमकी देता है, लेकिन आज तक एक छोटा सा टैक्टिकल परमाणु हथियार भी नहीं यूज किया सॉरी है। साहब, जहां सवाल तक बस इजराइल- इतना है कि जिस तरीके से रसिया है एक जिम्मेदार देश रहा है, लेकिन ईरान के बारे में, इराक के बारे में, सीरिया के बारे में आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवादियों का, अतिताइयों का एक लंबा इतिहास रहा है कि वही सत्ता पे शामिल होते हैं, सवार होते हैं, वो अपना तो सर कटा देते हैं, आपको भी गोली मार देते हैं। उनको इससे डर नहीं है कि अमेरिका क्या कार्रवाई करेगा। ऐसे में संजीव श्रीवास्तव जी, यह कितना बड़ा थ्रेट है इजराइल के अस्तित्व के लिए, और इजराइल को कैसे निपटना चाहिए, आपको क्या लगता है? जी देखिए प्रसून जी, इजराइल की जो मातृभूमि को पाने का जो उसका अधिकार था वो हमेशा से था, लेकिन उसको अपनी जो मदरलैंड से वंचित किया गया। यहूदी सभ्यता जाहिर है कि बहुत ही प्राचीन है, पुरानी है। यहूदी जो धर्म है वो एक अब्राहमिक जो रिलीजन का एक पार्ट रहा है, जिसमें कि क्रिश्चियन और मुस्लिम भी हैं। और जाहिर है कि यहूदी सभ्यता, संस्कृति, यहूदी पहचान, उनकी भाषा, बोली, कस्टम, ट्रेडिशंस, उसको नकारा नहीं जा सकता। किसी के कहने पर कि यहूदी थे ही नहीं, यहूदी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस तरीके की जो एंटी सेमेटिक जो बातें विश्व भर में हम देखते हैं कि अनेक जगह पर यहूदी लोग इसके शिकार होते हैं। जाहिर है कि उसकी लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ी है, और यहूदियों की पूरी पहचान को भी मिटाने की जो साजिश हिटलर ने जो रची थी, उसका भी एक अपना एक होलोकॉस्ट का अपना एक इतिहास है, जिसको कि जाहिर है कि ईरान उसे भी डिनाई करता है, और ईरान तो चाहता है कि वर्ल्ड मैप से यहूदी ही समाप्त हो जाए। तो ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। और जो आतंकी हैं वो तो यही चाहते हैं कि इजराइल आइसोलेटेड रहे। संजीव जी, इसी के कारण मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इजराइल के पास युद्ध के अलावा कोई चारा बचता है, या हमेशा युद्ध में उसे रहना पड़ेगा? युद्ध में रहना पड़ेगा। देखिए, शांति अगर चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, युद्ध लड़ते रहना होगा। ये इजराइल ने ये सबक बहुत पहले से सीख रखा है, और इजराइल शत्रुओं से घिरा हुआ राष्ट्र है। इजराइल के खिलाफ लगातार साजिशें चलती है। हमास नामक ये जो आतंकी संगठन है, जिसने कि 2007 से शासन गाजा में करना शुरू किया, ये 2023 तक भी नहीं बदला। इतने लंबे अंतराल के बाद जब इजराइल ने काफी उसको सहयोग करने के लिए तरह तरीके की उसको सहूलियतें दी, उसके बावजूद भी उसकी जो आतंक परस्त मानसिकता है वो नहीं बदली, और 7 अक्टूबर 2023 को उसने सबसे बड़ा आतंकी हमला इजराइल के ऊपर कर दिया। तो इजराइल इसी तरीके से अनेक आतंकी ताकतों से, अतिवादी ताकतों से, यही बड़ी बात है सोढ़ी साहब। इसी बात को मैं भी कहना चाह रहा था। संजीव श्रीवास्तव जी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब बस ये आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाला युद्ध क्या गोरिल्ला टाइप का युद्ध होगा, जिसमें तमाम तरह के, जैसे यमन से हुती लड़ेंगे, सीरिया से मिलिशिया लड़ेंगे, इराक से मिलिशिया वाले तत्व आएंगे, मतलब एक क्या गोरिल्ला वार होगा, या वास्तव में फुल फ्लेजेड वार होगा जिसमें दो देश लड़ते हैं और एक की हार एक की जीत होती है? जी डॉक्टर प्रसून जी, पहली बात, इजराइल की वास्तविकता पे कोई खतरा नहीं है। इजराइल के पास अपने परमाणु हथियार हैं जो कि नेगेव डेजर्ट पे हैं, जो इजराइल ने आज तक IAEA के किसी अधिकारी को इंस्पेक्ट नहीं करने दिया। तो ये कहना कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएगा इजराइल भस्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, जहां तक बात है वॉरफेयर की, जो भी युद्ध हो रहे हैं या होंगे, ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर होंगे। ये सिर्फ थल, वायु सेना, जल सेना तक सीमित नहीं रहेंगे। 1999 में किताब आई है अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, जो कि चीनी सेना के 2 कर्नल ने लिखी है। उसमें साफ लिखा है कि आने वाले समय में कोई भी चीज जिसका हथियार बनाया जा सकता है, उसे हथियार बनाया जाएगा। चाहे व्यापार हो, चाहे पानी हो, चाहे वीजा हो, चाहे पासपोर्ट हो, जो चीज वेपनाइज हो सकती है वेपनाइज होगी। हमने देखा पिछले 1.5 साल में जो जब हमस ने ये खौफनाक और बड़ा गंदा एक हमला किया इजराइल पे, उसके बाद चाहे हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोला, ये हुतियों ने मोर्चा खोला। आने वाले समय में भी जो युद्ध होंगे वो इजराइल को मल्टी फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा। यानी संकट बड़ा है, इजराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, और पूरी मानवता के लिए। इसका हल यही है जो पहले भी कहा गया कि राजनीतिक है, लेकिन उसकी पहली शर्त ये होगी कि इजराइल के अस्तित्व को मिडिल ईस्ट के देश स्वीकार करें, न कि राजनीतिक लाभ के लिए और मामले को बिगाड़े। आप दोनों इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलती रहिए एपीएन न्यूज के साथ।